ओके। सभी का आज के काम की बात में स्वागत है। आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लास्ट वेपन ऑफ स्लेवरी लेफ्ट विद ग्लोबल कबाल, गुलामी का अंतिम हथियार। तो आज का शो होस्ट करेंगे विशाल विनायक जी, जो चंडीगढ़ से है, और वो हमारे इकोनॉमिक्स टीम के एक मेंबर भी है, और जो वाइट पेपर हमने लिखा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, उसमें वन ऑफ द मेंबर्स विशाल जी भी रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशाल जी को आज का प्रेजेंटेशन करें, और फिर जो भी क्वेश्चंस है ऑडियंस के वो शायद आंसर कर पाए। तो विशाल, ओवर टू यू। तो थैंक यू रुशल, और सभी का धन्यवाद जो भी आज इस कॉल में जुड़ पाए हैं। आज का जो टॉपिक है वो सीबीडीसी है, और इसके बारे में आप सबने थोड़ा बहुत पहले सुन रखा होगा। आज की जो प्रेजेंटेशन है ना, इसमें मैं एक मेन पॉइंट आपके तक जो पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि जो सीबीडीसी है, हम सबको पता है कि सीबीडीसी की जरूरत क्या है। एसेंशियली सीबीडीसी लॉन्च करने की जरूरत क्या है? जो ग्लोबल कबाल है या भारत का सेंट्रल बैंक है, इनको सीबीडीसी लॉन्च करने की जरूरत क्या है? इसका आंसर आपके पास होएगा इस प्रेजेंटेशन के एंड तक। तो एसेंशियली क्या है कि हम सबको पता है अभी जो करेंसी पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन में चल रही है, भारत में भी, अमेरिका में भी, दुनिया भर के सारे देशों में भी, इस करेंसी को फिएट करेंसी बोला जाता है। तो फिएट करेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई बैकिंग नहीं है। तो अब हमें पता ही है कि 1971 1971 से पहले गोल्ड बैक था जो यूएस डॉलर था, और दुनिया भर की सारी करेंसीज डॉलर बैक थी। तो एसेंशियली गोल्ड की एक सॉफ्ट पैग चल रहा था, और 1971 के बाद वो पैग को हटा दिया गया। तो उसके बाद से करेंसीज ऐसे ही फ्री फ्लोट होने लगी, और इनको फिएट करेंसीज हम बोलने लग गए, जिसको पुराने जमाने में है ना खोटा सिक्का भी बोल दिया जाता था। इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है इस करेंसी की, बट हम लोगों का ट्रस्ट ही है जो इस करेंसी को फ्लोट कर रहा है। तो अगर जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है वो हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सीबीडीसी लाने की जरूरत क्या पड़ गई भारत के सेंट्रल बैंक को, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंटेशन का एक हेडलाइन है गुलामी का अंतिम हथियार। तो ये तीन जो शब्द आप याद रखना, गुलामी, अंतिम और हथियार। तो अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाइए और इमेजिन करिए कि आप एक पत्रकार हैं और आप सरकार की नज़र में हैं, और आप एक नए शहर में जाते हैं और आप एक होटल में चेक इन करते हैं, और आप जैसे ही अपने कार्ड से या यूपीआई से पेमेंट करते हैं, एजेंसियों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये बंदे ने फलाने शहर में फलाने होटल में चेक इन करा है, और आपके आसपास अजीब से दिखने वाले चेहरे मंडराने लग जाते हैं। ऑलराइट, और ये सब इसलिए ताकि आप पे नजर रखी जा सके। अभी दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाइए और इमेजिन करिए कि आप विपक्ष के नेता हैं और आपको सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती, और आपके जो बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पसंद करते हैं। मे बी उनको है ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको सर्टेन टाइम पे छुट्टी होती है, या किसी वीकेंड पे वो कहीं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं। तो आपकी जो फैमिली की जो सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस है, उससे बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे हफ्ते में किस दिन, कितने बजे, किस जगह पे जाके क्या खाते हैं। और ये जो पैटर्न्स है ना, ये आपके दुश्मनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होते हो। और सिमिलरली लेट्स से आप एक किसान संगठन चलाते हैं, और आपकी जो फास्टैग की सीबीडीसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी, उससे है ना रियल टाइम बेसिस पे ये पता करा जा सकता है कि आप किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हो। तो ये जो सारी चीजें ना आप सुन के, आप में से बहुत लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि सो व्हाट, के ये सब तो पहले से ही हो रहा है, इसमें नया क्या है? तो देखिए, हो तो ये सब कुछ रहा है, पर अभी सिर्फ चुनिंदा लोगों पे ये चीजें हो रही हैं, वीआईपीज पे बोल लीजिए, ये चीजें हो रही हैं जो इतना सर्वेलेंस का सिस्टम चल रहा है। जो सीबीडीसी है, सीबीडीसी के साथ इस सिस्टम को हर किसी पर, हर समय पर, हर जगह पर करने का प्लान है। तो इसलिए सीबीडीसी को लाया जा रहा है कि हर बंदे को सर्वेलेंस सिस्टम के अंडर लाया जा सके, और एसेंशियली सर्वेलेंस सिस्टम है उसको स्केल करा जा सके हर बंदे तक, एज अ सेड कि कोई भी सर्वेलेंस की नजर से दूर ना हो, कोई भी इंसान। तो सर्वेलेंस को बड़े स्केल पर करने के लिए, जो कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर काम करे, आवश्यकता है संपूर्ण एकीकरण निम्नलिखित इकाइयों की। Implementing such a system at scale that works for more than 1 billion citizens requires a cohesive integration of following institutions: all public surveillance systems, data from toll booths, public cameras, facial recognition systems, सारी सार्वजनिक सेवा प्रणालियां, सरकारी जो कंपनियां हैं उनका डेटा, जो एजेंसियां हैं सारी हैं उनका डेटा, और जो वित्तीय प्रणालियां हैं, बैंक,
सेंट्रल बैंक जो पेमेंट सिस्टम्स है, IMPS, RTGS जैसे, UPI जैसे और प्रोटोकॉल्स है, इन सब का जो डेटा है ये एकत्रित करके एक तरीके से जो पब्लिक डेटा है वो AI को फीड करा जाएगा, अलॉन्ग विद आपका जितना प्राइवेट डेटा है। प्राइवेट डेटा आपका क्या है कि आपके बैंक अकाउंट का डेटा, आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस, आपकी GPS लोकेशन, आपकी घर पे जो सिक्योरिटी कैम लगा है उसकी फुटेज, आप जब टोल बूथ से निकलते हो आपकी गाड़ी की फुटेज, आपके फोन में जितनी एप्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा आपकी हर समय आपको सुन रही हैं, वो डेटा है उसको प्रोसेस करके, है ना, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आप जो भी खोलते हो अपनी वेबसाइट्स अपने फोन से या लैपटॉप से, आपके Amazon परचेजेस, आपका फास्ट टैग का डेटा है ना, जो आपकी इवन जो आपकी गाड़ी है वो हर समय अपने मैन्युफैक्चरर को पिंग करके काफी आपके डेटा पॉइंट्स दे रही होती है। तो ये आपके रिलेटेड जितना भी प्राइवेट डेटा है अलॉन्ग विद जो पहले मैंने बताया पब्लिक डेटा, ये सारा AI सिस्टम के साथ लिंक करके हर बंदे पर एक सर्वेलेंस का सिस्टम चलाया जा सकता है, ताकि चीन जैसा एक सोशल क्रेडिट सिस्टम सेटअप करा जा सके। हमें पता ही है कि चाइना में सरकार ने सिस्टम बना रखा है कि कोई भी बंदा कोई भी गली मोहल्ले से सड़क से गुजरता है तो उसके चेहरे के आगे एक ऐसा दिख रहा होता है टैग, और उस पर सारा डेटा आ रहा होता है कि इसका बंदे का नाम क्या है, ये रहता क्या है, इसके घर में कितने मेंबर्स हैं, इसके कितने रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, कहाँ पे काम करता है, इसकी सैलरी क्या है, सारा डेटा उसका उसका आ रहा होता है। और अलॉन्ग विद दैट सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्रेडिट स्कोर आ रहा होता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब कि कितना को क्रेडिट वर्दी है ये बंदा, मतलब हर इंसान को, कोई भी इंसान इससे बचा नहीं हुआ है अगर आप चाइना में रह रहे हो तो हर इंसान को सरकार ने एक नंबर में तब्दील कर दिया, और नंबर से ज्यादा आप सरकार के लिए कुछ नहीं हो, और आपके पास कोई निजता नहीं है। तो एसेंशियली एक बात बोलते हैं कि जो फ्रीडम है ना, आजादी है, वो निजता के बिना नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर आपके पास निजता, आपके पास प्राइवेसी है, तभी आप आजाद हो। एंड कहते हैं विदाउट प्राइवेसी देयर कैन बी नो फ्रीडम ऑफ थॉट। अगर आपके पास प्राइवेसी नहीं है ना, तो आपके पास सोचने की भी आजादी नहीं है, और अगर आपके पास सोचने की भी आजादी नहीं है ना, तो आपके पास कोई भी आजादी नहीं है। ये बात आप याद रखिए। और अगर आपके पास कोई भी आजादी नहीं है ना, तो आप गुलाम हो, जो ग्लोबल कबाल है ना उसके इशारों पे नाचने वाला गुलाम। तो इसलिए CBDC जो है वो ये हमें गुलामी का एक तरह से कदम है। एक तरह से आपको इन्होंने मानसिक तरीके से गुलाम बनाना है कि दिखेगा नहीं, पर आप गुलामी की जो चिन्ह है ना उस पर जकड़े जाओगे अगर CBDC का आप इस्तेमाल करने लग जाओगे तो ये हो गया पहला शब्द, गुलामी। अभी हथियार देखते हैं कि CBDC हथियार कैसे है और किन लोगों के, है ना, तरफ ये हथियार की तरह इस्तेमाल करा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हथियार की तरह उन लोगों के अगेंस्ट यूज करा जाएगा जो भी सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो वेकर इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और एसेंशियली कराया जाएगा कि जो भी बंदा सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाएगा उसका खाना पानी बंद कर दिया जाएगा जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन। वो आपका पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपका पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल, आपके हाथ से एसेंशियली पैसे का पूरा कंट्रोल बंद कर देंगे विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो ये पावर वो चाहते हैं कि जिस भी बंदे को दबाना चाहे वो जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन दबा पाए। और नॉट जस्ट हमारे जैसे एक्टिविस्ट, ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल करा जाएगा CBDC को आम लोगों के अगेंस्ट भी। तो आम लोगों के अगेंस्ट एक तरह से राशनिंग की लिमिट्स लगा के ये हथियार की तरह इस्तेमाल करा जाएगा। तो जैसे कि कुछ किलो से ज्यादा खाद्य पदार्थ या राशन मत खरीदने दो किसी को, सोना चांदी खरीदा तो CBDC का अकाउंट फ्रीज कर दो, 1 महीने में 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल मत खरीदने दो। तो ऐसी जो लिमिट्स हैं, ये राशनिंग लिमिट्स, ये इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। एक तरह से हथियार का काम करेंगे ये नॉर्मल लोगों के अगेंस्ट। और यही नहीं, इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाया जा सकता है। तो जैसे कि जो किसान है जो GMO बीज नहीं इस्तेमाल कर रहा, ऑर्गेनिक बीज इस्तेमाल कर रहा, उसको ऋण मत दो, है ना। कोई एक धर्म या जाति से संबंधित पार्टी सत्ता में आने पर दूसरे धर्म या जाति के लोगों की पेमेंट्स पर रोक लगा सकती है। आपके CBDC अकाउंट का पैसा आपके मरने के बाद बच्चों को ना मिल सके, ये भी प्रोविजन करा जा सकता है उसमें। और 15 मिनट सिटीज हमने सबने सुना ही है ना, 15 मिनट वाले शहरों की स्थापना करी जा सके। ये सारी चीजें CBDC के आने के बाद ही पॉसिबल होंगी तरीके से। और उसकी एक झलक हमने कुछ 1-1.5 महीने पहले ये ना ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा था ये वाला क्लिपिंग, और इसकी मैं एक आध लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि RBI ने ना रिसेंटली अनाउंस करा है, RBI हैज आल्सो लॉन्च्ड programmable CBDCs which will be issued to farmers for restricted usage of buying farm inputs
a move which may pave way for fertilizer subsidies to be routed through this mechanism. Essentially वो किसानों को CBDC देंगे और वो CBDC जो है वो सिर्फ उससे अपने फार्म के इनपुट जैसे कि बीज या फिर फर्टिलाइजर ही खरीद पाएंगे और वो पैसा कहीं पे नहीं चलेगा। समझिए इस बात को। तो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो सिर्फ एक सर्टेन दुकानों पे ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। ये है जो प्रोग्रामिंग की ताकत है CBDC के अंदर। और यहाँ पे हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू बैंकर्स 2 यूनिक फीचर्स ऑफ CBDC आर नॉट प्रेजेंट इन अदर डिजिटल पेमेंट्स लाइक UPI आर प्रोग्रामेबिलिटी and the ability to trade with other digital currencies. Programmability will enable the government to send digital money to citizens and limit its usage to specific merchants. मतलब प्रोग्रामेबिलिटी की मदद से सरकार ये करेगी कि लिमिट लगा देगी कि आपको जो बोल रहा है, जिस दुकान में बोल रहा है, वहीं पे ये पैसा स्पेंड होएगा और कहीं पे स्पेंड नहीं होएगा। तो ये है CBDC की मेन ताकत। तो अभी हमने देखा कि ये हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करा जाएगा। अभी हम जो अंतिम शब्द है इसका मतलब देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो ये जो चार्ट है ना आपको दिख रहा है, ये जो रोमन साम्राज्य था ये ईसा पूर्व 200 AD के आसपास एग्जिस्ट कर रहा था। 60 से लेके 260 AD तक 200 साल तक ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑल्दो भारतीय साम्राज्य के आगे ये धूल के बराबर भी नहीं था जो रोमन साम्राज्य था, पर इसकी एक उदाहरण दी जाती है रोमन साम्राज्य की कि जिस तरीके से ये साम्राज्य ध्वस्त हुआ था। और जो ध्वस्त हुआ था ना उसका रीजन ये था जो आप अपने आंखों के सामने देख पा रहे हो, ये चार्ट। और ये चार्ट क्या है कि जो रोमन साम्राज्य के सिक्के थे उनके सिक्कों में जो सिल्वर का कंटेंट था, चांदी का कंटेंट था, वो कैसे गिरा 200 साल में। तो उस चीज का ग्राफ है। तो ये 5 जनरेशन के विदिन हुआ। तो जो 5वीं जनरेशन आते आते वो राजा जो थे वो जंगे वो लड़ते थे और वो धीरे 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 जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता था। तो पैसा क्या करते थे वो उसमें चांदी में और सिल्वर में एल्यूमिनियम, या नॉट एल्यूमिनियम बट और सस्ते मेटल्स मिक्स करके वो एसेंशियली करेंसी को डिबेस कर देते थे। करेंसी को डिबेस कर देते थे, डी वैल्यू कर देते थे एसेंशियली। और ये डी वैल्यूएशन रीजन था जो रोमन एम्पायर है उसके ध्वस्त होने का। और अगर हम 1400 ईस्वी से लेके अब तक देखें तो जो ग्लोबल साम्राज्य रहे हैं ना, जो रिजर्व करेंसियां नहीं है उनका अगर हम देखें तो ऐसे पुर्तगाल था 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 के आसपास स्पेन का सिक्का चलता था, फिर नीदरलैंड्स आया है ना, फिर फ्रांस का सिक्का चलने लगा, फिर ब्रिटानिया आया अपना ब्रिटेन, फिर अमेरिका आ गया अपना अमेरिका USA। और हम देख पा रहे हैं कि ये सारे साम्राज्यों का जो सिक्का है वो 80 से 100 साल 110 साल इसी के बीच में लास्ट करा है। और ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है। तो अमेरिका के साम्राज्य को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ये एग्जिस्टेंस में आया हुआ है और ये 100 साल से ऊपर हो चुका है। और होता है कि जब भी कोई साम्राज्य अपने अंतिम सालों में चल रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा कर्जा उठा लेता है। तो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि अमेरिका का जो साम्राज्य है उसपे ऑलमोस्ट $35 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है। और जब इतना ज्यादा कर्जा किसी भी साम्राज्य पर चढ़ जाता है ना, तो उस कर्जे को उतारना आसान नहीं होता। उस कर्जे को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है करेंसी डीवैल्यूएशन का। तो करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है वो समझते हैं कि लेट्स से आपके ऊपर 100 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप कुछ भी करके 100 रुपए दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। और अगर आपके पास करेंसी को डीवैल्यू करने की ताकत है ना, तो लेट्स से आपने करेंसी इतनी ज्यादा प्रिंट कर दी कि वो 100 रुपए की वैल्यू 1 रुपए रहेगी। तो अभी आप जो नया रुपया है ना, सॉरी नया पुराना जो था वो 100th वैल्यू करती, तो आपको सिर्फ 100th वैल्यू दे के 1/100वां हिस्सा दे के आप अपना कर्जा उतार सकते हो। तो बहुत बड़ा कर्जा उतारने का तरीका सिर्फ करेंसी डीवैल्यूएशन ही होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स में जाके पढ़े तो इससे कर्जा तो उतर जाता है, पर इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम करेंसी डीवैल्यू करता है ना कोई भी साम्राज्य, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। जो खाने पीने वाली चीजें हैं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब खाने पीने वाली चीजों की कीमतें बढ़ती है ना, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। और जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं ना, तख्ता पलट हो जाता है। और जो कोई भी साम्राज्य होता है ना, वो ये नहीं चाहता कि मेरा तख्ता पलट हो। तो हर साम्राज्य ना अपना तख्त बचाने के लिए कुछ भी करता है। तो जो अभी का साम्राज्य है ना, उसको पता है कि अभी कर्जा इतना चढ़ चुका है कि उसको उतारने के लिए करेंसी डीवैल्यूएशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर वो चाहते हैं कि करेंसी तो हम डिवैल्यू करें पर इन्फ्लेशन आए।
तो इसका उनके पास इकलौता तरीका है प्रोग्रामेबिलिटी। अगर वो प्रोग्रामेबिलिटी करेंसी में डाल देते हैं तो उससे क्या होएगा कि वो करेंसी को इन्फ्लेट तो करते रहेंगे, पर आप पे रैशनिंग लिमिट लगी होगी, आप उस करेंसी को स्पेंड ही नहीं कर पाओगे। तो ये उनके पास आखिरी तरीका है कि प्रोग्रामेबिलिटी को इस्तेमाल करके आप पे रैशनिंग लिमिट्स लगाई जाए, मतलब पूरे दुनिया के सारे देशों के सारे लोगों पे प्रोग्रामेबिलिटी वाली सीबीडीसी लाई जाए और रैशनिंग लिमिट्स इंप्लीमेंट करी जाए, तभी साम्राज्य जो है वो बच सकता है। वो करेंसी प्रिंट करेंगे पर इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो एसेंशियली सीबीडीसी जो है वो आखिरी रास्ता बचा है इनके पास, जो साम्राज्य अभी चल रहा है अमेरिका का, डॉलर का लगा लो, अपना साम्राज्य बचाने का। तो यही मतलब है अंतिम का, गुलामी का इनके पास ये अंतिम हथियार बचा है सीबीडीसी। तो अभी आप में से कई लोग सुनेंगे और ये बोलेंगे कि अच्छा ये तो अच्छी बात है कि सीबीडीसी से अगर इन्फ्लेशन आने से वो रोक पा रहे हैं तो हम भी सीबीडीसी कर लेते हैं ना इस्तेमाल इसका। पर सीबीडीसी का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला तो यही है कि प्रोग्रामेबिलिटी वाली आप करेंसी यूज करोगे ना तो आप पूरे चंगुल में फंस जाओगे उनके, आप पे हर तरीके से कंट्रोल करा जाएगा। दूसरा, आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना उन पे एक्सपायरी डेट का भी प्रोविजन है। ये आरबीआई ने भी बोला था कि इंडिया में भी करा जाएगा और अमेरिका की जो सीबीडीसी आएगी उसमें भी होएगा। तो एक्सपायरी डेट में एसेंशियली क्या होएगा कि अगर जैसे अमेरिका में सरकार बहुत सारे वो देती है, चेक्स देती है लोगों को एज अ स्टिमुलस, है ना, कि जब उनको इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो वो स्टिमुलस चेक्स पे डेट लगा देंगे कि ये पैसा हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, पर ये 3 महीने की लिमिट है, 3 महीने के अंदर स्पेंड कर लो नहीं तो ये पैसा गया। तो ये एक्सपायरी डेट वाला प्रोविजन भी है सीबीडीसी पे। तो हम पहले बात करके हटे हैं कि आपकी निजता पे भी हमला है, आपकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा हमला है सीबीडीसी। और हमें पता ही है कि जो ऑनलाइन माध्यम है किसी भी करेंसी के, उनमें हैक होने का रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है। और इंटरनेट नहीं चल रहा तो सीबीडीसी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हमने देखा जैसे कि पंजाब में पिछले साल और मणिपुर में भी, और भी कई कई राज्यों में इन्होंने, है ना, मणिपुर में तो आते ही 2 महीने तक इंटरनेट बंद रखा था। पंजाब में भी, मतलब मैं जहाँ पे था वहाँ पे 3 दिन तक बंद था, कई कई जगह पे 5 दिन तक भी बंद था। और दुकानों वाले बैठे हुए थे क्योंकि कैश था ही नहीं लोगों के पास। वो क्या ना, यूपीआई तो चल नहीं रहा, पैसे कैसे लें। तो सीबीडीसी के साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी कि अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीबीडीसी की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा रीजन कि सीबीडीसी अगर आ गई तो बहुत बड़े तानाशाहों का जन्म होएगा कि धरती के इतिहास में नहीं उन्हें देखे होंगे इतने बड़े तानाशाह, जितनी उनको पावर मिल जाएगी सीबीडीसी के साथ। तो अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि तो ठीक है सीबीडीसी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो और क्या करें फिर इस्तेमाल, है ना। तो उसका भी ऑप्शन है। सबसे पहले तो जो फिजिकल कैश है ना वो उसी का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं ना फिजिकल कैश का इस्तेमाल करें। दूसरा, आप सोने चांदी के सिक्कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो सोने का सिक्का आपसे एक्सेप्ट करने को तैयार है तो वो सही तरीका है। अगर हम भारत के इतिहास में जाए ना तो भारत के इतिहास में शुरू से मतलब हजारों दसियों हजार साल तक सोने चांदी के सिक्के ही चले हैं। तो ये सही तरीका है। ये सिर्फ पिछले 100 साल में हुआ है या उससे भी कम में कि ऐसी फिएट करेंसी, नकली करेंसियां सर्कुलेशन में आई है। बट भारत का साम्राज्य तभी प्रॉस्पर करता है जब लोग सोने चांदी, है ना, को एज ए करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। और आज की जो जनरेशन है उसके लिए बिटकॉइन भी एक काफी सही करेंसी है। ये इंटरनेट पे आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी सारी क्रिप्टो करेंसियां जितनी है वो सब फेल है, फेक है। वो सिर्फ बिटकॉइन है जिसमें वैल्यू है। तो जैसे ऑनलाइन आजकल जॉब्स है ना, तो ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स के लिए कंपनियां बिटकॉइन में पे करना पसंद करती हैं, तो आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो। बिटकॉइन का फायदा ये है कि ये प्रोग्रामेबल नहीं है और इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। जो कि सीबीडीसी है ना, उसकी सप्लाई एंड ऑल को कोई ना कोई इंसान पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। सिमिलरली गिफ्ट कार्ड्स है आजकल, ये भी काफी सही माध्यम चला है ऑनलाइन। तो जैसे आपने बिल का पेमेंट करना है अपने मोबाइल फोन का, या आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ परचेज करना है तो आप गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं कैश के बदले, या इवन बिटकॉइन के बदले गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं। आप गिफ्ट कार्ड से भी चीजें परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। जो अमेरिकन डॉलर है इसके स्टेबल कॉइन भी मार्केट में चलते हैं। और ये जैसे वेनेजुएला में इन्फ्लेशन आया था कुछ साल पहले, तो वहां पे लोग ये जो डॉलर के स्टेबल कॉइन्स हैं ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो इससे भी थोड़ी हेल्प मिलती है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे आपकी अगर लोकल करेंसी हाइपर इन्फ्लेट हो रही है। हम बार्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तो बार्टर में ये प्रॉब्लम होती है कि जिसके साथ आपने ट्रेड करना है वो चीज दे रहा है जो आपको लेनी नहीं है, तो ऐसी चीजों का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है।
कम्युनिटी करेंसीज भी हैं, जो जैसे ऑरोविल जैसे शहर है अपने चेन्नई के पास, तो वहाँ पे कम्युनिटी करेंसी चलती है। वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में एक टोकन मनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीजों का भी एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है आपकी कम्युनिटी के विद इन। पर सबसे सही तरीका यही है कि आप कैश का इस्तेमाल करें या सोने चांदी का। और सोने का एक और इस्तेमाल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना जितना धन है उसको सोने की फॉर्म में रखें। और हमें पता ही है कि हर शहर के हर गली कोने में सोने की दुकान है ना, एक सुनहरे की दुकान है। तो आप वहां पे जाके आप थोड़ा सा गोल्ड सेल करके आप कैश ले सकते हैं, एंड देन उस कैश को आप इस्तेमाल कर सकते हो वस्तुएं लेने के लिए। तो एसेंशली आपके दिमाग में जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो सोना या बिटकॉइन हो सकता है, पर आपकी जो है ना परचेसिंग करेंसी है वो कैश हो सकता है। और ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि सीबीडीसी को रोकने के लिए मैं पर्सनली क्या कर सकता हूँ। मैं तो है ना बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरे तो बस में कुछ नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी ताकतें हैं जो सीबीडीसी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी ये सोच के हम इसको रोक सकते हैं वो एक्चुअली हमें रोकने में हेल्प करेगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। तो पहली चीज तो ये है कि सीबीडीसी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। कोई भी सीबीडीसी का वॉलेट अपने फोन पर इंस्टॉल ही मत करें। और कोई अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड है उसको सीबीडीसी के वॉलेट के साथ कभी भी लिंक मत करें। और अपने परिवार में बच्चों बूढ़ों में से किसी को भी सीबीडीसी का वॉलेट इंस्टॉल ही मत ना करने दें। ये मतलब सबसे पहले स्टेप्स हैं कि जागरूकता फैलाना। और सबसे पहले अपनी फैमिली में किसी को भी अपनी फैमिली में सीबीडीसी का इस्तेमाल ना करने दें। नॉन केवाईसी करेंसी का उपयोग करें, जैसे कि कैश है, फिजिकल कैश है, वो नॉन केवाईसी करेंसी है। बिटकॉइन सिमिलरली अगर आप नॉन केवाईसी तरीके से खरीद सकते हैं बिटकॉइन को, तो इन चीजों का इस्तेमाल करें। सोने चांदी के सिक्के सिमिलरली नॉन केवाईसी है। जो भी कैश ना ले उस पर संगठित होकर लीगल एक्शन ले। तो अगर कोई आपको पता है कि कोई बड़ा रिटेलर है या दुकान है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही लूंगा, कैश नहीं लूंगा, तो आप उस पर केस कर सकते हो। बिकॉज हर जो बैंक का नोट है उस पर लिखा होता है कि ये लीगल टेंडर है, और कोई भी लीगल टेंडर को मना नहीं कर सकता किसी देश में। मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सीबीडीसी को लेके जो भी खबर छापेंगे ना, जो मीडिया सारा पिका हुआ है, और ये वही ग्लोबल कबाल ही मीडिया को खरीद के बैठा हुआ है जो सीबीडीसी को लॉन्च करना चाहते हैं। तो जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सीबीडीसी के बारे में हमेशा पॉजिटिव खबर आएगी। वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि सीबीडीसी लाने का रीजन क्या है या इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, ये मतलब सुनने में छोटी बात लगती है, पर ये काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर बहुत सारे लोग, जैसे हम जितने इस कॉल पे हैं, सब एक एक चिट्ठी लिखे ना प्रधानमंत्री को, तो 100 चिट्ठियां इनके पास पहुंचती है ना, तो इम्पैक्ट पड़ता है उससे बहुत। सीबीडीसी के प्रति जागरूकता फैलाएं। आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स फैमिली को बता सकते हैं कि सीबीडीसी के बहुत नुकसान है। आपको अपेरेंटली दिखेंगे नहीं, बट बहुत ज्यादा नुकसान है, और सीबीडीसी का इस्तेमाल मत करें बिल्कुल भी। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करते हैं सीबीडीसी है ना के रिगार्डिंग, तो कोई एक पर्टिकुलर हैशटैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डू नॉट कंप्लाई ऐसे चलता है। आप अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। हम काफी सीबीडीसी के अगेंस्ट आवाज उठाते रहते हैं। ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगा जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने, हमने एक वाइट पेपर लिखा है सीबीडीसी पे, और इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है डिटेल में, और एक बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, आसान भाषा में। आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि गहराई क्या है मुद्दे की, और सीबीडीसी जो ई रूपी है इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।